आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक विराट ब्रह्म की झरोखे से झांकी लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 95 से पढ़कर सुनाते हैं। अदृश्य जीवधारियों का अलौकिक संसार। आइए सुनते हैं। निखिल ब्रह्मांड में सूक्ष्म जगत का सत्ता का परिचय देने के निमित्त एक और अदृश्य जीवधारियों का समुदाय क्रियाशील रहता है, जिन्हें जीवाणु विषाणु वर्ग में शुमार किया जाता है। ये अपनी उपस्थिति का परिचय अपने क्रियाकलापों प्रतिक्रियाओं के कारण देते रहते हैं, किंतु दिखाई नहीं पड़ते। इन्हें परमाणु के समकक्ष रखकर तुलनात्मक सर्वेक्षण किया जाए तो सूक्ष्मता का अनुमान लगाया जा सकता है। सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह नक्षत्र जितने बड़े हैं, अमीबा उतना ही छोटा 0.8 मिलीमीटर का जीव है। जीवाणु विज्ञान के अनुसार सूक्ष्म जीवाणु 1/25,000 इंच का बाल की नोक से भी छोटा होता है। बैक्टीरिया जीवाणु में भी अपनी तरह की चेतना, गुण, कर्म, स्वभाव विद्यमान है और अपनी सृष्टि में वह संतुष्ट होने के साथ ही उसकी गति ऐसी है जो 1 सेकंड में पृथ्वी के ओर छोर की यात्रा मजे में संपन्न कर सकता है। जो जितना छोटा है उतना ही गतिमान। सारा वायुमंडल, जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं, जीवन से भरा हुआ है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वायुमंडल ही नहीं, जीव से रिक्त कोई स्थान नहीं। प्रसिद्ध डच व्यापारी एंटोन वॉन लीवेनहीक को जब भी अवकाश मिलता, वह शीशों के कोने रगड़ रगड़ कर लेंस बनाया करता। उसने एक बार एक ऐसा लेंस बनाया जो वस्तु को 270 गुना बड़ा करके दिखा सकता था। उसने पहली बार गंदे पानी और सड़े अन्न में हजारों जीवों की सृष्टि देखी। कौतूहलवश एक बार उसने वर्षा का शुद्ध जल एकत्र किया। उसकी इच्छा यह जानने की थी, क्या शुद्ध जल में भी कीटाणु होते हैं? और वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसमें भी जीवाणु उपस्थित थे। उसने अपनी पुत्री मारिया को बुलाकर एक विलक्षण संसार दिखाया। यह जीवाणु जल में तैर ही नहीं रहे थे, तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हुए वह दिखा रहे थे कि उनमें ये इच्छाएं आकांक्षाएं मनुष्य के समान ही हैं। भले ही मनुष्य जटिल कोश प्राणी प्रणाली वाला जीव क्यों न हो, पर चेतना के गुणों की दृष्टि से मनुष्य और उन छोटे जीवाणुओं में कोई अंतर नहीं था। ये जीवाणु हवा से पानी में आए। ये जीवाणु हवा से पानी में आए थे सन 1883 में। पौधों की संरचना का परीक्षण करते समय वैज्ञानिक माथियास सेलिडेन ने देखा कि पौधे भी कोशिकाओं से बने हैं और ये कोशिकाएं भी बड़े जीव के भीतर एक जीवित जीव है। इस प्रकार हर योनिधारी का शरीर ब्रह्मांड है। हर योनिधारी का शरीर ब्रह्मांड है और उनमें रह रहे अनेकों चेतन कोष जीव अपनी वासना के अनुसार काम करते हैं। हर कोश में विराट ब्रह्मांड की बात विज्ञान स्वीकार करता है। अब तक वैज्ञानिक जीवन की सूक्ष्मतम सत्ता के अनुसंधान कार्य में जीवन की ऐसी इकाई का पता नहीं लग पाया जो शाश्वत एवं अंतिम हो, जिसके बाद किसी भी सूक्ष्मतम की संभावना हो। अभी तक बायोलॉजी के क्षेत्र में जो अनुसंधान कार्य हुआ है, उससे प्राप्त निष्कर्ष
कम आश्चर्यजनक नहीं। वैज्ञानिकों के संसार में जीवन की जिन सूक्ष्मतम इकाइयों का पता चल पाया है उनमें से डायटम सबसे छोटा होता है, किंतु इसमें भ्रमात्मक प्रक्रिया है। डायटम को कुछ वैज्ञानिक जीवाणु मानते हैं और कुछ उसे वनस्पति जगत का सबसे छोटा कोष मानते हैं। डायटम का अर्थ है 2 परमाणुओं की शक्ति वाला। यह वनस्पति वर्ग में आते हैं, पर इसमें पेड़ पौधों जैसा प्रत्यक्ष लक्षण एक भी दिख नहीं पड़ता। इनका आकार इंच के 50वें भाग से लेकर 6000वें भाग तक होता है। ये सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की सहायता से ही देखे जा सकते हैं। इसके बाद सबसे सूक्ष्म इकाई विषाणु वायरस है। सबसे सूक्ष्म इकाई विषाणु वायरस है। यह इतना छोटा होता है कि अब तक खोजे गए लगभग 300 वायरसों में से पोलियो वायरस के 1000000000000 कण केवल एक छोटी सी पिंग पोंग की गेंद में आ जाएंगे। उनकी सक्रियता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि हैजा, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, इंसेफेलाइटिस जैसी घातक बीमारियों को कुछ ही समय में स्वयं को कई गुना बढ़ाकर पैदा कर देते हैं और कई बार महामारी के रूप में भी प्रकट होकर अनेकों को मृत्यु की गोद में सुला देते हैं। जीवन की अगली सूक्ष्मतम इकाई को जीवाणु कहते हैं। जीवाणु बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि 1 इंच की लाइन में उन्हें क्रमशः बिठाया जाए तो उनकी संख्या कोई 10,000 बड़े आराम से बैठ जाएगी। बाल की चौड़ाई में कॉकस नाम के जीवाणु 75 की संख्या में मजे से बैठ सकते हैं। इतनी सूक्ष्म अवस्था में जीवन का होना भारतीय तत्व दर्शन के अणोरणीयान महितो महीयान, यह आत्मा गुण से भी छोटी और विराट से भी विराट है, सिद्धांत की पुष्टि करता है। किसी भी द्रव माध्यम के 1 घन सेंटीमीटर में लगभग 1 करोड़ जीवाणु आराम से रह लेते हैं। विषाणु तो सबसे सूक्ष्म और प्रभावशाली सत्ता है। 1 इंच में ये 141,000 आसानी से बैठ सकते हैं, अर्थात यदि वह आदमी के बराबर हो और यह माना जाए कि उनमें से प्रत्येक को 1 वर्ग फुट की जगह चाहिए तो 26 मील सड़क की आवश्यकता होगी। 26 मील सड़क की आवश्यकता होगी। सूक्ष्मता का परिचय देता हुआ ऐसा एक और अद्भुत तथ्य यह है कि सामान्यतः 20 अरब सूक्ष्म जीवियों का वजन एक खस के दाने के बराबर होता है। सूक्ष्म जीवियों का यह विराट रूप देखकर यह चिंतन सहज ही उभरता है कि यदि आत्म चेतना भी इतनी सूक्ष्म की जा सके तो वह एक परमाणु में ही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को देख सकती है। भारतीय योग दर्शन और चित्त निरोध का यही उद्देश्य है कि मनुष्य अपने मन की सूक्ष्मता में बैठकर विराट ब्रह्मांड का दिग्दर्शन करे, तभी विश्व के यथार्थ को समझा जा सकता है। जीवाणुओं की परीक्षा और उन पर प्रयोग ऐसी ही स्थिति में बन पड़ता है जब उन्हें माइक्रोस्कोप द्वारा कई हजार और लाख गुना बढ़ाकर देखते हैं, अन्यथा उनके अस्तित्व का ही पता नहीं चलता। सूक्ष्मता का दर्शन मनुष्य भी उसी प्रकार आत्मा के विकास के द्वारा ही कर सकता है। प्रकृति की इस सूक्ष्म सत्ता का खेल निराला है। जीवाणुओं की लाखों किस्में हैं और हजारों तरह के आकार, आड़े टेढ़े, कुबड़े, षटकोण, लंबवत, विलक्षण। शिवजी की बारात, भगवान शिव की बारात भी ऐसी थी। कोई
फैले रहते हैं, कोई गुच्छों में समुदाय बनाकर कोई विष पैदा करते हैं, कोई मनुष्य जात के हित के काम भी करते हैं। कॉकस, डिप्थीरिया, स्फोरोचेट्स नामक जीवाणु जहां उपदंश, फफोले, मवाद पैदा कर देते हैं, वहां वे जीवाणु भी हैं जो दूध को दही में बदलकर और भी सुपाच्य बना देते हैं। जो अच्छे प्रकार के जीवाणु होते हैं उन्हें काम में लाया जाता है, अच्छे मनुष्यों की तरह सम्मान दिया जाता है, जबकि बुरे और विषैले जीवाणुओं को मारने के लिए संसार भर में इतनी दवाएं हैं जितने खरब मनुष्यों के लिए दंड विधान। कहीं अपराधियों को जेल दी जाती है, कहीं काला पानी, कहीं उनका खाना बंद कर दिया जाता है, कहीं सामाजिक संपर्क। उसी तरह औषधियों के द्वारा खराब जीवाणुओं को भी नष्ट करके मारा जाता है। दंड का यह विधान यदि कठोरता पूर्वक न चलाया जाए तो मनुष्य जाति अपना अस्तित्व ही खो बैठेगी। अस्तित्व ही खो बैठेगी। इनकी वृद्धि का क्रम भी कुछ ऐसा ही होता है। पूर्णता पर आकार भी इनका वृद्धि क्रम लुकता नहीं। एक जीवाणु बढ़कर जब पूर्ण हो जाता है तब उसी में से कोंपलें फूटती हैं। नाभिक, न्यूक्लियस थोड़ी देर में बट जाता है और एक नए जीवाणु का रूप ले लेता है। जन्म से थोड़ी देर बाद ही वह भी जन्म दर बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों बच्चे पैदा करते चले जाते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस क्रम में बढ़ते हुए एक सप्ताह में खमीर का जीवाणु 168 पीढ़ी तैयार कर लेता है। उनमें से लाखों जीवाणु तो 1 घंटे में ही पैदा हुए होते हैं। प्रजनन पर नियंत्रण। साथियों, प्रजनन पर नियंत्रण होना ही चाहिए। यदि मनुष्य इतना विवेक नहीं रख सकता तो वह भी उन जीवाणुओं की ही तरह समझा जाएगा जो केवल 15 मिनट बाद एक नया बच्चा पैदा कर देते हैं। 24 घंटे में इनकी 96 पीढ़ियां जन्म ले लेती हैं। मनुष्य को इतनी पीढ़ियों के लिए कम से कम 2000 वर्ष चाहिए। 24 घंटे की इस अवधि में कुल उत्पन्न संतानों की संख्या 296 अर्थात 2 को 96 बार गुणा किया जाए, इतनी होगी। अक्षरों के लिखने में यह संख्या थोड़ी समझ में आ रही होगी, पर यदि विधिवत गुणा करके देखा जाए तो यह संख्या अरे बाप रे 28137498004056 इंटू 28137498004056 होगी। आप अनुमान नहीं लगा सकते। यह तो एक जीवाणु की एक दिन की पैदाइश है। एक जीवाणु की एक दिन की पैदाइश है। यही कारण है कि वैज्ञानिक इस बढ़ती पैदावार से सतत सावधान रहते हैं एवं हानिकारक घातक जीवाणु विषाणुओं को प्रयोगशाला से इधर उधर नहीं होने देते। लेकिन सभी जीवाणु हानिकारक नहीं होते। यह तो एक सौभाग्य है कि जीवाणु बहुत छोटे हैं, इसलिए उनके सर्वत्र भरे होने से भी हमारे सब काम चलते रहते हैं। पर यह नितांत संभव है कि हमारी प्रत्येक सांस के साथ लाखों जीवाणु शरीर में आते जाते रहते हों। प्रकृति की इस विलक्षणता से मनुष्य की रक्षा भगवान ही करता है, भगवान ही करता है। अन्यथा यदि विषैले विषाणुओं की संख्या बढ़ जाती तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्यों को उसी तरह नजरबंद रहना पड़ता जिस तरह अंतर्ग्रही यात्रा से लौटे किसी एस्ट्रोनॉट को सुरक्षित रखने के लिए व संभावित ब्रह्मांडीय वायरस के पृथ्वी पर फैलने से उसे बचाए रखने के लिए 6 सप्ताह तक क्वारंटाइन में रहना होता है। ओम शांति। इसी पुस्तक के इसी पृष्ठ के भाग को, आखिरी भाग को
अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। तब तक के लिए चिंतन मनन करते हैं, कुछ बार बार सुनते हैं, कोई अच्छी बात लगी तो नोट भी करते हैं और उसको इस पुस्तक को ढूंढते हुए मंगाने का भी प्रयास करते हैं। ओम शांति।